हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप और मैं कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा वाला सेशन करने वाले हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, स्टेनो के एग्जाम्स आने वाले हैं और स्टेनो में इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप सबकी इसीलिए रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों के लिए बैक टू बैक स्टेनो के लिए सेशंस हम लोग लेकर आए। तो हम लेकर आ गए हैं स्टेनो के लिए बहुत अच्छा एक सेशन जिसमें आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं बैक टू बैक इडियम्स, यानी कि 2016, 2017, 2018 में जितने भी इडियम्स आए हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इडियम्स का इतना होता है कि अगर आपने पुराने इडियम्स पढ़ रखे हैं तो आपके पास एक दो न्यू आ सकते हैं, काफ़ी हद तक तो पुराने ही आते हैं क्योंकि इडियम्स में बहुत कम न्यू जोड़ पाते हैं, बाकी सब ओल्ड दिए जाते हैं। तो ओल्ड की प्रैक्टिस करना इसीलिए ज़रूरी है। और अगर आपने CHSL के जो मैंने इडियम्स करवाए हैं वो कर लिए, अगर मैंने मेंस के इडियम करवाए हैं वो कर लिए, अगर मैंने CPO के इडियम करवाए हैं वो कर लिए, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आज आंसर्स दे पाएंगे। और अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं गाइस, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। CPO के इडियम्स, CHSL के इडियम्स, मेंस के इडियम्स, CHSL 2019 जो अभी अभी हुआ था उसके इडियम्स भी मैं करवा चुकी हूँ। तो वो सेशंस आप लोगों के लिए रियली वेरी हेल्पफुल रहेंगे। उसी के साथ साथ इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि इडियम्स कहीं से भी आ जाते हैं, तो सारे सेशंस देखना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करेंगे हमारा सेशन। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इंडिया स्टडीज़ जो है आप लोगों के लिए इंग्लिश पेनाशिया है, तो मैं चाहूँगी आप इस इंग्लिश पेनाशिया को, इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रामबाण इलाज को आप प्लीज़ दूसरों के साथ एक बार जल्दी से जाके शेयर करके आ जाइए, ताकि बहुत सारे लोग इसको देख सके, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और जो लोग यहाँ पे हैं, आप लोग आंसर्स देंगे ना अभी, तो आंसर देने में कंपटीशन रखिएगा कि कौन सबसे पहले आंसर देगा। मैं भी बहुत टाइम नहीं लूँगी हर इडियम में, क्योंकि हमारा कंपटीशन बरकरार रहना चाहिए। और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 80 क्वेश्चंस है, तो आराम से करेंगे हर क्वेश्चन को, लेकिन मज़े के साथ। चलो शुरू करें। शेयर करा आपने, शेयर कर दीजिएगा। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे लॉन्ग सेशंस हैं, जैसे कि ये स्टेनो है, तो हम लोग CHSL, CPO, मेंस, स्टेनो, इन सब का हम कॉमन एरर अलग से कर चुके हैं। आप अलग अलग टॉपिक वाइज देख सकते हैं। कॉमन एरर को आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट को आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं, सिनोनिम को आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं, एंटोनिम को आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं, फिलर्स को आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, जो भी आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में वन वर्ड नहीं आता है इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं डिस्क्राइब किया है। तो आप जो भी टॉपिक चाहें आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया स्टडीज बन जाता है इंग्लिश पेनाशिया। जो आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया स्टडीज पे। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, चाहे वो मेंस के हो, चाहे वो CPO के हो, चाहे वो स्टेनो के हो, चाहे वो CGL के हो, चाहे वो CHSL के हो, सारे पेपर का पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा आपके इंग्लिश पेनाशिया पे, जो है हमारा इंडिया स्टडीज। तो जल्दी से अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़ जाइए मेरे साथ इस पूरे अभियान में, जहां हम SSC एक बार में पूरा पार करके ही रहेंगे। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन, इडियम एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। टेक अबैक लिखा हुआ है सबसे पहले। टेक अबैक का मतलब क्या होता है? हर्ट करना, प्लीज करना, अनॉय करना या सरप्राइज करना। आई वॉज टेकन अबैक कंप्लीटली, तो मैं एकदम टेकन अबैक रह गई। क्यों? क्योंकि मुझे अचंबा हुआ, ये क्या कर दिया तुमने। अचानक से मैंने देखा सब कुछ बदला। तो मैं क्या हो गई? क्या मैं हर्ट हो गई, प्लीज हो गई, अनॉय हो गई या सरप्राइज हो गई? एग्जैक्टली राइट आंसर आप सभी का सरप्राइज हो जाना, शॉक रह जाना, दम्भ रह जाना, अचंभित हो जाना, ये होता है टेकन अबैक, है ना। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, टेकन अबैक, अचंभित हो जाना, राइट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इडियम नंबर 2 आज का है, ये रहा, वंस इन अ ब्लू मून। कोई व्यक्ति होता है, कैसे आता है? अरे आ गया, सालों में एक बार आ गया, आया तो आया, नहीं तो 2 साल 3 साल एक बार दर्शन दे रहा है, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। क्या मतलब है उसका?
उसका मतलब है सीक्रेटली चुपचाप से आया और चला गया, पता नहीं चला, या फॉरएवर हमेशा के लिए, या एवरीवेयर हर जगह, या फिर रेयरली। रेयरली क्या होता है? रेयरली होता है बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम। जैसे ईद का चांद कब आता है? साल में एक बार, पूरे समय वेट करना होता है ना। तो रेयरली यानी वंस इन अ ब्लू मून। जैसे वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? मून हो गया ब्लू, जब ब्लू मून होगा। तो ब्लू मून कब होता है? हर रोज तो हमें मून ब्लू नहीं मिलता है, हर रोज हमें व्हाइट मिलता है, लेकिन कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उस पर ब्लू कलर के क्लाउड्स आ जाए और वो ब्लू दिखाई दे, तभी मैं मिलने आऊंगी जब मून ब्लू होगा, यानी कब? रेयरली। क्लियर? तो राइट आंसर सबका सही होगा। और मैं यहाँ पे बता दूं, स्टेनो देखो गाइस, हम लोग कर रहे हैं स्टेनो 2016। जब तक हम लोग 18 पे कंप्लीशन पे आएंगे ना, तब तक ये वाला ही इडियम 4-5 टाइम्स आ चुका होगा। तो ये इडियम जो है बहुत बार आता है, हालांकि इसका नाम वंस इन अ ब्लू मून है, पर ये देखने मिलेगा हर थोड़े दिन में। तो हो सकता है आपके पेपर में हो, गलत ना करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चल रहे हैं, ये रहा। होल्ड योर टंग। आप कुछ बोलने ही वाले थे और आपको क्या हो गया? ध्यान आ गया कि अगर मैंने ये सेंटेंस बोला तो या तो ये पर्सन हर्ट हो जाएगा, या फिर इसको बुरा लग जाएगा, या फिर माहौल खराब हो जाएगा। तो आपने क्या कर लिया? बोलते बोलते अपने वर्ड्स को अंदर ही ले लिया। यू हैव होल्ड योर टंग। आपने अपने टंग को क्या कर लिया? होल्ड कर लिया, यानी रोक लिया। रोक लिया, खुद को बोलने से रोक लिया। तो कूल द टंग, गागल करना, स्टिक आउट द टंग, या फिर बी साइलेंट। तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा? आपने बोलते बोलते रोक लिया ना अपने आप को, तो आप क्या हो गए? साइलेंट हो गए। बी साइलेंट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग चलेंगे। बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स क्या होता है? जैसे ये लाइन नोटबुक है और इसमें इधर लाइन 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 लिखी हुई है, तो आपने बिटवीन द लाइन्स पढ़ा। बिटवीन द लाइन्स तो कुछ था ही नहीं, तो आपने क्या पढ़ा? ये नहीं होता इसका मीनिंग। एक्चुअली क्या होता है? कोई पर्सन आपसे कुछ बात कर रहा है, बोल कुछ रहा है और उसका सेंस कुछ होता है। कई लोग कमेंट करते हैं ना, तो आपको या तो कमेंट वो समझ में नहीं आता, या फिर आपको अच्छा, अगर आपको सिचुएशन पूरी पता हो तो आपको अंदर की बात समझ में आ जाती है कि ये कहना क्या चाहता है। तो जो अंदर जो बोला नहीं है वो अगर आपने समझ लिया तो यू हैव रेड इट बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, इसका मतलब फाइंड आउट द इनर मीनिंग होता है, अंदर की बात को पता कर लेना। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अनटाइडी लेटर नहीं पढ़ना होता है, स्ट्रेन योर आइज नहीं, रीड इन सीक्रेट नहीं। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन है कुछ भी आ सकते हैं ना, ये सारे तो कुछ भी आ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए बिटवीन द लाइन्स मतलब किसी की बोली गई बातों का मतलब निकाल के समझ के पढ़ना, समझना मतलब एग्जैक्ट। राइट, तो 4 का राइट आंसर ए होगा। 5 पे अब हम लोग चलेंगे। इन ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे सब कुछ कैसा चाहिए? इन ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे सब कुछ फिगरेटिवली चाहिए, या ऑब्लिकली चाहिए, या इन राइटिंग चाहिए, या ओरली चाहिए। ओरली यानी बोल के बताना, इन राइटिंग यानी राइट करके लिख कर बताना, या फिर ऑब्लिकली या फिगरेटिवली। तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है? सफेद कागज पे ब्लैक लेटर से सब कुछ लिखा होता है ना, चीजें क्या होती है? कभी भी आप उसको याद दिला सकते हो, कभी भी आप रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हो। ठीक है, इसको बोला जाता है। तो रिटन फॉर्म में अगर चीजें होंगी तो सब कुछ कैसा रहेगा? हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। रिलेशंस में भी अगर बात प्रॉपर्टी की है तो रिटन में सब कुछ रहेगा तो क्लियर रहेगा। बात अगर पार्टनरशिप की है तो रिटन रहेगा तो क्लियर रहेगा। तो आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब आई वॉन्ट एवरीथिंग इन राइटिंग। समझ गए? तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है राइटिंग में रखना, रिटन फॉर्म में रखना पेपर्स को, या फिर चीजों को, या फिर दस्तावेज को, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटन में रखना। जैसे होता है ना, कई लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में फायदा उठाएंगे आपकी चैट्स का, तो इसीलिए रिटन में बहुत सारी चीजें देना बहुत खतरे से खाली नहीं होता है। अब चलते हैं और नंबर 5 हो गया हमारा 6 पे। बरी द हैचेट। What is hatchet? बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? बरी द हैचेट का मतलब देखो, मैं पहले बरी द हैचेट समझा देती हूँ। 2 दोस्त होते हैं, उनमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन किसी बात पे, किसी गर्ल वर्ल का मैटर आ जाता है और बहुत बुरी वाली लड़ाई हो जाती है। वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं। बट आफ्टर सम ईयर्स वो किसी थर्ड फ्रेंड की मैरिज में मिलते हैं, तो फर्स्ट वाला जो थोड़ा समझदार होता है वो बोलता है प्लीज बरी द हैचेट, प्लीज बरी द हैचेट, लेट्स स्टार्ट अगेन। चलो फिर से शुरू करते हैं, छोड़ो जो हुआ। समझ के? बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? मिट्टी पाओ, जो हुआ उसे खत्म कर दीजिए, यानी डिफीट देयर एनिमीज। नहीं हुआ ना ये?
हाइड द सीक्रेट, सीक्रेट छुपा दो, बाद में देखते हैं, ऐसा भी नहीं बोला। गो देयर ओन वे, चलो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने, ये तो पहले हुआ था। बरी द हैचेट तो उसने बाद में बोला, यानी कि गेट रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल होना मतलब क्या होता है, मेल मिलाप बढ़ाना, प्यार मोहब्बत फिर से स्टार्ट कर देना, यानी रिलेशनशिप को और अच्छा कर लेना। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, पुरानी चीजों को खत्म करना, ठीक है, पुरानी चीजों को अबॉलिश कर देना, एकदम खत्म कर देना, एंड कर देना, या उसको एकदम सामने नहीं लाना, उसको मिट्टी पा देना उस पर, या गाड़ देना उस बात को, तो वो होता है गेट रिकनसाइल्ड का मतलब। अब यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है कि चीजों को खत्म करना या अननेसेसरी झगड़े को खत्म करना, ये सब नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है गेट रिकनसाइल्ड। तो रिकनसाइल्ड का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप को और ज्यादा अच्छा बना देना, या फिर मेल मिलाप बढ़ाना, या फिर प्यार से रहना शुरू कर देना। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, राइट। चलिए 6 हो गया हमारा, 7 पे हम लोग चलेंगे। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड बहुत 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 बार आने वाला इडियम है गाइस, बहुत बार आता है हर एग्जाम में। एन एक्स टू ग्राइंड क्या होता है, मतलब कि आई एम सो सॉरी, शिफ्ट हो गया ये। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना पर्सनल काम निकलवाना, पर्सनल एंड टू सर्व, मतलब कि कर रहे हो आप किसी के लिए पर डिसऑनेस्टली अपना काम भी कर रहे हो, या तो अपने पैसे लेना, मतलब चुपचाप से खुद के पैसे, खुद के लिए पैसे कमा लेना, या फिर अपना पर्सनल जो कोई भी आपका काम है उसको सर्व कर लेना, उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अ बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है, अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है ना हॉट पोटैटो। तो बर्निंग टॉपिक क्या होता है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये बर्निंग प्रॉब्लम, इसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करना जरूरी है। लेकिन हॉट पोटैटो क्या होता है, हॉट पोटैटो वो टॉपिक होता है जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट होता है पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, जिसपे बात नहीं करना चाहते लोग। तो थोड़ा थोड़ा मैच करता है ये बर्निंग प्रॉब्लम, यानी एन अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसी के साथ अब चलेंगे, 8 हो गया हमारा, 9 पे, मेड हिज मार्क, he has made his mark in his business for the first time somebody has scored such a great marks। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी ने इतना पहली बार किया है, यानी अगर किसी ने कोई काम को पहली बार किया है या बहुत डिफरेंट तरीके से किया है या बहुत अलग तरीके से किया, तो उसने क्या कर लिया, खुद को डिस्टिंग्विश कर लिया है ना, अपने आप को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है, अलग सफलता पाई है, उसको बोलेंगे। तो डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सक्सेसफुल होना भी हो सकता है इसका मीनिंग, उसने क्या करा, मेड हिज मार्क, यानी उसने सक्सेसफुल हुआ है, अपने आप को उसने अलग दिखाया है, क्लियर, इसको बोलते हैं। 9 हो गया, 10 पे चलेंगे, ऑल ईयर्स। अगर कोई ऑल ईयर्स है, जैसे ही मैंने सेशन लाने का एक सीपी लगाया तो somebody मैसेज मी, मैम आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं सस्पिशियस हूँ, मैं बरीड हूँ, मैं ईगर हूँ, या मैं क्यूरियस हूँ। क्यूरियस क्या होता है, क्यूरियस टू नो, जानना चाहते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और ईगर मतलब क्या होता है, एक्साइटेड, पता है हमें कुछ होने वाला है लेकिन हम उसके लिए क्या है, एक्साइटेड है, ईगर है। तो ऑल ईयर है यानी कि हम क्या है, एक्साइटेड है, ईगर है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूरियस यानी क्यूरियस टू नो समथिंग, जिज्ञासु, और ईगर मतलब उत्साही, आने वाली चीजों के लिए उत्साही। तो राइट आंसर ऑल ईयर्स सी होगा। 10 क्वेश्चन हो गए गाइस, है ना। अब मैं 10 क्वेश्चन पे एक बात आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी। मार्क्स बताइए 10 ऑन कितने मिले हैं आप लोगों को। अगर ये वाले इडियम्स आपके एग्जाम में आते तो कितना करते आप, कितना कर पाते इसको, ये बताइए। 10 में से आप कितना स्कोर कर पाते, राइट, ये जरूर बताइएगा, क्योंकि 10 कर लिए ना, 10 इडियम्स कर लिए। अब हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, 80 है हमारे, बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। 80 क्वेश्चंस को करने में आपको 80 मिनट्स लगते होंगे, तो हम उतना ही लेंगे, हो जाएगा कॉम्पनसेट। लेकिन अभी जरूर से मार्क्स बताइए अपने। अब हम लोग चल रहे हैं 11 पे। 11 है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन अगर हो जाता है तो बिजनेस में या किसी भी आपके प्रोजेक्ट में, या फिर जो भी आपने एक एम लिया, आपने अपना टारगेट लिया, उस टारगेट में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते और आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, यानी कि आप फेल हो जाते हो। तो ब्रेक डाउन हो जाना, फेल हो जाना होता है। इग्नोर नहीं, एक्सरसाइज नहीं, वॉक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, लैंड 1 ईयर्स, वंस ईयर। जैसे आता है ना, ये जैसे ही स्पीच शुरू हुई, नेताजी ने सबसे पहले कहा, लोगों का शोर बढ़ता रहा था, तो नेताजी ने कहा प्लीज लैंड योर ईयर्स टू, ऑल ईयर्स टू मी। इसका मतलब क्या है, टू लिसन अटेंटिवली, टू रेंट आउट समथिंग, टू इग्नोर समवन, या टू पेन इन ईयर, कान में दर्द होना, या इग्नोर करना, या रेंट आउट। तो
क्या कहा, प्लीज लेंड योर ईयर्स, मतलब प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ये बोला। तो अगर आप लेंड कर रहे हैं अपने ईयर तो इसका मतलब क्या है, बहुत केयरफुली, बहुत अटेंटिवली आप किसी को सुन रहे हैं। बैंक ऑन समथिंग, ये बहुत बार आता है, बैंक ऑन समथिंग यानी डिपेंड ऑन समथिंग, किसी पे डिपेंड होना, किसी पे आश्रित होना, किसी पे बैंक होना, किसी पर किसी के भरोसे रहना, समझ गए, वो होता है डिपेंड होना किसी पे। तो टू बी इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, टू क्लियर आउट एवरीथिंग नहीं होगा, टू डू ट्रांजैक्शन नहीं होगा, टू रिलाई ऑन समथिंग होगा। राइट आंसर टू रिलाई ऑन समथिंग होगा। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं, मेकअप वंस माइंड, दिमाग बना लेना। नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड, इसका मतलब क्या होता है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैंने अपना दिमाग बना लिया। टू फ्लैटर नहीं होगा ना, फ्लैटर करना क्या होता है, चापलूसी करना। यहाँ पे मेकअप वंस माइंड, अपना दिमाग बना लेना, अब मैंने इस पे ले लिया डिसीजन। तो डिसाइड समथिंग होगा, किसी को फूल बनाना, किसी को इरिटेट, किसी से इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना, पजल हो जाना, ये नहीं होगा। चलिए 14 हो गया, 15 पे चलेंगे। कैच ऑन, एक होता है कैच 22 जो मेंस में आता है काफी बार, कैच 22, और यहाँ पे है कैच ऑन। What is catch on? कैच ऑन करना, कैच 22 होता है एक ऐसा सिचुएशन, एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन, ये होता है कैच 22, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे, लेकिन उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, दैट इज कैच 22। ठीक है, अब यहाँ पे कैच 22 नहीं है, आपके सामने क्या है, कैच ऑन। अगर आप कैच ऑन कर लेते हैं तो सब लोग आपको जानने लगते हैं, सबको आपके बारे में पता होता है, तो इसका मतलब आप क्या हो जाते हैं, रिजुविनेटिंग, या आपका कोई सीक्रेट अफेयर चलने लग जाता है, या आप हार जाते हैं, या आप पॉपुलर हो जाते हैं। तो सब जानने लगेंगे कब, जब आप पॉपुलर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड नोन हो जाएंगे, या वेल नोन हो जाएंगे। तो कैच ऑन करना, पॉपुलर होना, और कैच 22 यानी कि एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन, जिसको आप अवॉइड ना कर सके, फेमस हो जाना, पॉपुलर हो जाना, छा जाना, हर किसी को आपके बारे में पता होना, दैट इज कैच ऑन। चलिए अगले वाले में चलते हैं। टू ग्रीस द पाम, आए दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है, दिस सो एंड सो पर्सन गवर्नमेंट ऑफिसर वाज कॉट बाय ड्यूरिंग ग्रीसिंग द पाम, किस समय, ब्राइब लेते समय, या फिर कई बार रिश्वत सीक्रेटली उसके बारे में चर्चा करते हुए सीबीआई छापा मारती है और पकड़ लेते हैं, तो रेड होती है और वो पकड़े जाते हैं। तो दैट इज ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम होना क्या, हथेली गीली करना, ग्रीस करना, ये होता है। तो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, टू ब्राइब यानी रिश्वत देना, किसी को रिश्वत देना, ग्रीस द पाम है ना, हथेली ढीली करनी पड़ती है अपना काम निकलवाने के लिए, यानी रिश्वत देना पड़ता है। 16 हो गया, 17 पे चलेंगे। आप सबको क्या करना है गाइस, फिर से मैं बता देती हूँ, हर क्वेश्चन में मार्क्स दीजिए, हर क्वेश्चन में आंसर जल्दी जल्दी करिए, कंपटीशन को बरकरार रखिए और ट्राई करिए, चीटिंग ना करें। ठीक है, या तो आता है आपको या फिर नहीं आता है, आता है तो सीख जाएंगे, आता है तो बहुत अच्छे से देंगे, नहीं आता है तो सीख जाएंगे, पर अगर चीटिंग आज कर लिए ना तो आगे भी आप सीखने से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें, सेशंस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। चिकन आउट करना क्या होता है, चिकन की तरह पीछे हट जाना। चिकन पीछे कब हट जाती है, जैसे ही आपने पैर आगे बढ़ाया चिकन पीछे हट जाएगी। क्यों, क्योंकि वो डर जाएगी, ड्यू टू फियर, मना कर देगी, नहीं नहीं मुझे नहीं लड़ना, यहाँ पे तो इंसान है, ये कभी भी मार सकते हैं, ऐसा डर लगता है ना उनको। तो टू रिफ्यूज टू डू समथिंग ड्यू टू फियर, डर के कारण किसी काम के लिए मना कर देना, ये होता है हमारा चिकन आउट करना। अब है डोंकीज ईयर्स, तुम उतना समय लगाओगे जितना एक डंकी लेता है किसी काम को करने में। ईयर्स है, ईयर्स समय, डोंकीज ईयर्स लगने वाले इस काम में। इसका मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टाइम, भूल जाओ इसको, कर दे के भूल जाओ। ठीक है, ये कितना समय लगाएगा, डोंकीज ईयर, मतलब लंबा समय लगने वाला है इस काम को करने में। शॉर्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वेस्ट नहीं, डिफरेंट टाइमिंग्स नहीं। डोंकीज ईयर यानी लॉन्ग टाइम। जिस तरीके से डोंकी को क्या माना जाता है, बहुत आराम से, मतलब डोंकी की जैसे काम करता है, यानी कि उसको सेंस नहीं है काम करने का, वो करे जा रहा है, उसको नहीं पता क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं पता उसको। अगर आप बोल दोगे तो वो बहुत आराम से धीरे धीरे करता जाएगा, यानी कि बहुत लंबा समय लगाता जाएगा। नेक्स्ट, कट द गॉर्डियन नोट। गॉर्डियन नोट क्या होता है, एक ऐसा नोट जो बहुत डिफिकल्ट हो, है ना। गॉर्डियन नॉट लगा दिया तो ऐसा नॉट हो गया जिसको खुलने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर किसी ने कट कर दिया गॉर्डियन नॉट को तो आपकी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आपने क्या कर दिया, आसान कर दिया। ठीक है, रिमूव द
डिफिकल्टी को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, आसान कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, बहुत आसानी से आपका काम हो गया। तो मतलब आपने क्या कर लिया, बहुत डिफिकल्ट कोई समस्या थी, प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, उसको आपने रिमूव कर दिया, हटा दिया, आसान कर दिया। तो कट द गॉडियन नोट, डिफिकल्टी को खत्म करना। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप बहुत बार आने वाला है। गिफ्ट ऑफ द गैप होना यानी आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, आपके पास वो है कि आप बहुत आराम से अपनी बात को सामने वालों से मनवा सकते हैं। मेकिंग द सिस्टम लुक रिडिक्यूलस नहीं, एबिलिटी टू टॉक कन्विंसिंगली एंड रेडिली, मतलब इस तरीके से बात करना कि लोग आपके झांसे में आ जाए, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना एबिलिटी टू टॉक होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी गिफ्ट ऑफ द गैप। चलिए अगले वाले में चलते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। किसी चीज का लॉन्ग एंड शॉर्ट होना यानी कि हार्डली एंड सडनली, लाइट एंड डार्क, या द समरी ऑफ द मैटर। एक्चुअली क्या होता है, आपके पास बहुत बड़ी स्टोरी है, आपने क्या किया, मेन पॉइंट बता दिए, जो मेन है, जो जरूरी है, जो बताना इंपॉर्टेंट है, वो आपने बता दिया, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट हो गया। द समरी ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द मैटर, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ समथिंग। बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, तो समझ लीजिएगा इसको। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ समथिंग यानी कि कुछ ऐसा जो जरूरी हो। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्ले हैवॉक। प्ले हैवॉक क्या होता है, हैवॉक यानी ऐसी सिचुएशन जो कैसी है, खराब है, और आप उसके साथ खेल रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, खराब सिचुएशन को और खराब बना रहे हो, बद से बदतर बनाते जाना, वर्सन द सिचुएशन होता है इसका मतलब। जस्ट अ सेकेंड गाइस, वर्सन द सिचुएशन होगा इसका, देखिए, टू वर्सन द सिचुएशन, प्ले हैवॉक का मतलब वर्सन द सिचुएशन। नेक्स्ट है टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर क्या होता है, जैसा कि आप लोग देते हैं, मैम मेंस के सारे जो अभी आज ही मैसेज आया, 2019 के नहीं करवा रहे हो आप मेंस का सोल्यूशन, कब करवाओगे, या आपने CHSL के सारे नहीं करवाए, या आप ऐसा करिए स्टेनो के 2000, मुझे बोला जाता 2001 से 2020 तक के सारे इडियम्स करवा दीजिए। दिस इज व्हाट, दिस इज टॉल ऑर्डर, डिफिकल्ट डिमांड। ये आपका भरोसा हो सकता है मुझ पे, लेकिन ये समटाइम्स क्या बन जाता है, डिफिकल्ट डिमांड। हर डिमांड नहीं पूरी की जा सकती, तो दैट डिमांड बिकम्स टॉल ऑर्डर फॉर मी। टॉल ऑर्डर यानी डिफिकल्ट डिमांड। नेक्स्ट है एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर रास्ता छान के देख लिया, हर तरीके के घाट घाट का पानी पीना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। मतलब टू लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स, हर पॉसिबल रास्ता, हर जुगाड़ आपने ट्राई करके देख लिया है, तो आपने क्या कर लिया है, आपने हर एवेन्यू को ट्राई करके देख लिया है, हर पॉसिबल तरीका जो इसका हो सकता है वो आपने ट्राई करके देख लिया। 24 हो गए। 25, इन द सेम बोट, आप और मैं अभी सेम बोट पे हैं, इसका मतलब आप भी उसी सिचुएशन में है, मैं भी उसी सिचुएशन में, मतलब आप भी एग्जाम का वेट कर रहे हैं, मैं भी एग्जाम का वेट कर रही हूँ, तो हम सेम सिचुएशन में। लेकिन आप और आप, समझ गए ना, आप और आप सेम सिचुएशन में, मतलब दोनों ही एग्जाम देने वाले हो, दोनों ही एग्जाम के टेंशन में, दोनों को ये क्या आएगा इस बार, तो आप दोनों सेम बोट में हैं, यानी यू बोथ आर एक्सपीरियंसिंग या यू आर बोथ आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, एक जैसी परिस्थितियों से गुजरना, हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज ऑफ अदर्स, जैसी दूसरों को प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम से गुजरना। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टैंड वंस ग्राउंड। अगर कोई अपने ग्राउंड पे खड़ा है, मतलब कि उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उसने अपने आप को डिस्टिंक्ट किया है, वो सक्सेसफुल हुआ है। मेंटेन वंस पोजीशन, अपनी पोजीशन बनाना, अपनी पहचान बनाना, इसको बोलते हैं स्टैंड वंस ग्राउंड। कन्फेस करना नहीं, ट्राई करना नहीं, या डिस्टेंस पे होना बिल्कुल नहीं। मेंटेन करना अपने आप को, अपने पैरों पे खड़े होना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना, अपनी पहचान बनाना, स्टैंड वंस ग्राउंड। अगला हमारा है वॉच वन स्टेप, किसी के स्टेप को देखना। अगर हम किसी के स्टेप को देखते हैं, यानी कि हम उस पे, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखते हैं, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है, जो भी है उसके एक्ट पे नजर रखना, यानी एक्ट केयरफुली, किसी को वार्न करना। ये देखो, किसी को वार्न करना होगा टू समवन टू वॉक और एक्ट केयरफुली, इसका ये मतलब होगा। इसका ये मतलब रिवीलिंग द सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं, पुट ऑफ नहीं,
व्हाट्स वन स्टेप, यानी किसी को वार्न करना, अपने एक्ट को, अपने वर्क को, अपने एक्टिविटीज को, अपने एक्शंस को बहुत केयरफुली ध्यान से करने के लिए। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत लाइटली लेता है या अपने वर्क को लाइटली लेता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसके लिए है, उसको वार्न करने के लिए, उसके एक्ट को केयरफुली चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गिव वन सेल्फ एयर्स। गिव वन सेल्फ यानी खुद को एयर देना। इसका मतलब क्या होता है? खुद को ऐसे 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 दिखाना। मतलब आप यहाँ हैं, पर अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना तो आप अपने आप को यहाँ दिखा रहे हैं। मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? जो आप एक्चुअली में नहीं। आप है तो ये और हैं दिखा ये रहे, यानी जो आप नहीं है वो बनने की आप किसी के सामने कोशिश कर रहे हैं। यानी कि टू एक्ट बेटर देन वन रियली इज। जैसे आप हैं उससे ज्यादा बेहतर बनने की आप क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। यानी खुद को हवा दे रहे हैं, खुद को पंपिंग कर रहे हैं। समझ गए? किसी के सामने अपने आप को और ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करना। नेक्स्ट, मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ। किसी चीज को डक्स एंड ड्रेक अगर आप कर देते तो यू आर स्पेंडथ्रिफ्ट। आप यूजलेसली वेस्ट करते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी आप अपना समय या अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा यू आर मेकिंग डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ समथिंग। यानी यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर एक्स्ट्रावेगेंट, यू आर लैविश। आप बहुत खर्चीले हैं, आप एक्सपेंसिव हैं, आप डियर हैं, आप वेस्टफुल हैं। राइट, तो वेस्टफुल होना, वेस्ट करना। 29 यहाँ पे खत्म होता है। 30 पे हम आते हैं। 30 है बी एन ओपन बुक। कई लोग कहते हैं ना मेरी लाइफ में कुछ सीक्रेट नहीं है, मैं बिल्कुल ओपन बुक हूँ। ओपन बुक मतलब किताब खोला, सब कुछ सामने, यानी कि बिल्कुल ऐसा जिसको कि आप बहुत आराम से समझ सके, जिसके बारे में कोई भी चीज हिडन नहीं है, सीक्रेट नहीं है। बी इनसेंसिटिव, टू बी इजी टू अंडरस्टैंड, बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बी सपोर्टेड। नहीं ना, ये तो नहीं होंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही। ओपन बुक, आसानी से समझ में आने वाला व्यक्ति या फिर जिसके बारे में कोई भी हिडन बातें ना हो, उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे खत्म होता है। जो लोग लेट आए हैं मैं उन सभी को बोल देती हूँ, आप सभी का इंडिया स्टडीज में एक बार फिर से स्वागत है। और इंडिया स्टडीज इंग्लिश पेनाशिया, जहाँ पे इंग्लिश के सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है, वहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं स्टेनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गाइस हम लोग कर रहे हैं 2016, 2017, 2018 में जितने भी इडियम्स आए हैं बैक टू बैक, वो हम लोग अभी कर रहे हैं। और हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जितने भी स्टेनो में आए हैं। इसी तरीके से हम कर चुके हैं CHSL, हम कर चुके हैं CPO, हम कर चुके हैं SSC मेंस। तो अगर आपको टॉपिक वाइज में अपने आप को और एक्सपर्ट बनाना है, अगर आप चाहते हैं आपके एग्जाम का एक भी इडियम आपसे मिस ना हो, तो आप CHSL के सारे इडियम्स देख सकते हैं, आप मेंस के सारे इडियम्स देख सकते हैं, आप CPO के सारे इडियम्स देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो लॉन्ग सेशन है इडियम का 11 आवर का, जहां पे हमने किया है पूरे के पूरे इडियम्स अभी तक 20 जितने भी SSC में आज तक के इडियम्स पूछे गए वो सारे वहां पे मिल जाएंगे। तो वो सेशन भी आप जरूर से देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे 31 क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन क्या है? वाइड ऑफ द मार्क। किसी बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपने एक बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर दे दी, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, पर ये भी आपने बता दिया, ये भी आपने बता दिया, ये भी आपने बता दिया। अब सारे पॉइंट्स नहीं होंगे, इनमें से कुछ एक होगा। इसका मतलब क्या है? आपने सब चीजें तो बता दी लेकिन एक्यूरेट कुछ नहीं बताया। राइट, तो इनएक्यूरेट। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जो एक्यूरेट ना हो के कैसा हो? इनएक्यूरेट हो। 31 यहाँ पे खत्म होता है। 32 पे चलते हैं। टू हैव अ बी इन वंस बोनेट। बोनेट में अगर बी है तो आप बोनेट को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। यानी किसी की चीज को लेके आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, या किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हैं, तो आप उसके बारे में हर समय सोचते रहेंगे, आप अपना फोकस कहीं और नहीं ले जा पाएंगे। तो ऑब्सेस्ड होना, पॉजेसिव होना किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, उसको बोला जाता है टू हैव बी इन वंस बोनेट। अगर किसी के बोनेट में बी है, यानी वो बी कैसा है, बोनेट कैसा है, बी को लेके पॉजेसिव है और इसलिए बोनेट जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप हो जाएंगे पॉजेसिव for something, obsessed with something। 32 यहाँ पे खत्म होता है। 33 पे हम चल रहे हैं। ये रहा 33।
क्राइंग फॉर द मून, मुझे तो मून चाहिए, बच्चे कहते नहीं मुझे तो वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स के लिए पॉसिबल हो या नहीं हो, चाहे उसको मिलना पॉसिबल हो या नहीं हो, पर ऐसी डिमांड करना जो कैसी हो, ऐसा हो मून के लिए, कितना भी बच्चा रोए आप उसे मून लाकर नहीं दे सकते हैं। तो टू वांट द इम्पॉसिबल, कुछ ऐसे डिमांड करना जो कैसी हो, इम्पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं क्राइंग फॉर द मून। 34 पे चलेंगे, एकदम जैसे क्राइंग फॉर द मून है वैसे ही ये है यूटोपियन। यूटोपियन क्या है? यूटोपिया एक प्लेस है जो एक्चुअली में जहां पे सारी की सारी चीजें कैसी है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ट्रबल नहीं, जहां पे कोई दुख ही नहीं है। एक ऐसा प्लेस है जिसको क्या कहा जाता है, परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट प्लेस। और ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है राइटर्स की राइटिंग में। कहाँ मिलेगा? राइटर्स की राइटिंग में, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप यूटोपिया में हैं तो आप पागल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम करेंगे क्या? एक दिन 2 दिन रेस्ट कर लोगे, इसके अलावा क्या? देयर इज नो सच प्लेस जहां पे परफेक्ट हो हर चीज, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूटोपियन प्लेस, यानी कि समथिंग विच इज इमेजिनरी, विच इज नॉट रियल, अनरियल, जो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, जो लोगों की बातों में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी, परफेक्ट, आइडियलिस्टिक, राइट। चलिए 34 यहाँ पे खत्म होता है। 35 पे हम आते हैं, कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ का मतलब क्या होता है? परेशानी। ग्रीफ यानी क्या होता है? रोना धोना, दुख, परेशानी। तो कम टू ग्रीफ यानी दुख में आ गए, यानी कि आप जिस मिशन पे गए थे, मिशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ और आप रोना आपका शुरू हो गया, फेल हो गए आप और आपने रोना शुरू कर दिया, यानी कि आप परेशान हो गए, आप सैड हो गए। तो कम टू ग्रीफ का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना जो अनप्लेजेंट हो, या तो ये, या फिर किसी प्रोजेक्ट को चलाना जो कैसा हो जाए, फेल हो जाए और आप कहाँ आ जाए? ग्रीफ पे आ जाए, परेशानी में आ जाए, अनप्लेजेंट को फेस करना, कम टू ग्रीफ, टू फेस समथिंग अनप्लेजेंट। नेक्स्ट पे चलेंगे, लुक बिफोर यू लीप। वंस यू हैव लीप्ड, उसके बाद देखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए करने से पहले सोचना, करने के बाद सोचने का कुछ मतलब नहीं, कहने से पहले सोचना, कहने से पहले समझना, करने से पहले सोचना, करने से पहले समझना। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है लुक बिफोर यू लीप। 10 बार सोच लीजिए आप करने से पहले, एक बार अगर आपने कर दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज अनचेंज। आपने एक बार बोल दिया वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए टू थिंक बिफोर यू डू। नेक्स्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, अगर आपने क्लीन ब्रेस्ट यानी क्लीन चेस्ट यानी क्लीनली अपने आप को परोसा किसी के सामने, इसका मतलब क्या होता है? अपनी बात को सीधे सीधे रख देना, पूरी बात कन्फेस कर लेना, या तो अपना मन निकाल के बता देना, एक्सेप्ट कर लेना, या फिर आपके मन में जो है किसी के लिए वो भी आप बता दे दो, अपनी चीजों को सामने रख देना, बिना इधर उधर की बातें करे हुए, बिना एड ऑन करे हुए या बिना कुछ छुपाए हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात को कह देना, इसको कहते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग। 37 यहाँ पे खत्म होता है, 38 पे हम आएंगे और 38 ये रहा, पुट द सैडल ऑन राइट हॉर्स। सही घोड़े पे सही सैडल रखना, उसी का है उसी पे रखो, यानी कि जिसकी जो बात है उसको ही कहनी, जिसकी जो गलती है उसको ही कहना, जिसको शाबाशी देनी है उसी को कहना। कहने का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके जिसकी जो प्रॉब्लम है उससे डिस्कस करना। टू ब्लेम द राइट पार्टी यहाँ पे दिया हुआ है तो ये कहेंगे टू टॉक टू द एग्जैक्ट पर्सन इंस्टेड ऑफ सेइंग इट टू एनीबडी। किसी को भी जाके कहोगे समस्या का सोल्यूशन नहीं होगा, जिससे रिलेटेड परेशानी है उसको कहोगे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो टू ब्लेम द राइट पर्सन इज कॉल्ड पुट द सैडल ऑन राइट हॉर्स। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। हिंदी में भी बोलते हैं लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। जब मौका एकदम सही हो, जब अवसर आपको मिले, उस समय आप वार करो, आपका वार खाली नहीं जाएगा। तो टू मेक यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाएं। जैसे मोदी जी ने क्या कहा था कि जब लॉकडाउन है, जब समस्याएं हैं, जब परेशानियां हैं, जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ये आपदा है, इस आपदा को अवसर में बदले। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और इसी के कारण बहुत सारे
छोटे छोटे मिनी बिजनेस बहुत सारे खुल गए, क्योंकि लोगों ने घर में रह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जिनके एक्सपेरिमेंट्स सफल हो गए, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। टू मेक यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखते हैं 39 हो गया 40। टू एंड इन स्मोक, चला तो बहुत था, नाम तो बहुत हुआ था और लास्ट में कुछ नहीं निकला। टू कम टू नथिंग, मतलब कि खूब 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 लोगों ने प्रचार किया, प्रसार किया और लास्ट में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो पता चला दे हैव कम टू नथिंग, कुछ हासिल नहीं हुआ उन लोगों को। क्यों? क्योंकि सिर्फ फेक इससे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ स्मोक में खत्म हो गया, यानी धुआं ही निकला है, बाकी कुछ नहीं हुआ, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। टू कम टू नथिंग यानी कि रिजल्ट कुछ नहीं हासिल होना, टू कम टू नथिंग। 40 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए हैं और अब हम आ गए हैं 41 पे। गाइज एक बार मैं बता दूं, टोटल क्वेश्चन नंबर्स 80 हैं और हम लोग कर रहे हैं एसएससी स्टेनो, अभी 2017 कर रहे हैं, इससे पहले हमने 2016 किया और इसके बाद हम करेंगे 2018, क्योंकि आप देने वाले हैं 2019 स्टेनो। 2019 स्टेनो के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। यहाँ मैं बता दूं, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर कॉमन एरर, सारे के सारे कॉमन एरर हम लोग कर चुके हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आज कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग लाइन बाय लाइन लाते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको हर सेशन को देखना है और साथ ही में ये पीडीएफ का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जहां परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वहां पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए नंबर आपको मिला हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। इस नंबर पे भी आपको मिल जाते हैं पीडीएफ, पर बेटर होगा आप एक प्रॉपर प्लेस से ले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सेव रहता है, जब चाहिए तब आपको मिल जाता है। आइए इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। स्लाइस्ड ब्रेड मिल गई और क्या चाहिए, मतलब ये भी ऑप्शन मिल गया, मतलब नए नए ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो लगातार प्रगति कर रहा है, इसका मतलब इन्वेंशंस हो रहे हैं। एक ऐसे इन्वेंशन जो आपके लिए क्या हो गया है, फायदेमंद हो गया है। तो हर बार नया नया एक्सपेरिमेंट, नया नया इन्वेंशन, और वो हमें क्या दे रहा है, फायदा दे रहा है। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, और कुछ नहीं तो स्लाइस ब्रेड तो है ही एक अच्छा इन्वेंशन, उससे हम काम चला सकते हैं, ये बोला जा रहा है। अगले पे चलेंगे, 41 हो गया हमारा। 42 पे देखिए गाइस, 14 सितंबर 2017 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हर रोज यहाँ पे डेट बदलती जाएगी, अभी आप नोट कर लीजिएगा 4-5 को काउंट करके लगातार एक एग्जाम में कितने आ रहे हैं, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सके। ओके चलिए, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब ये दीवार है, यहाँ पे आपको एक कील लगानी है ताकि कि आप अपने पोस्टर को लगा सके। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही पॉइंट पे निशाना लगाना, एकदम अर्जुन बन जाइए। और निशाना कहाँ लगाना है, सिर्फ चिड़िया की आंख पर। तो चिड़िया की आंख इज द राइट प्लेस। डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, कुछ करना और कुछ कहना जो कैसा हो, बिल्कुल सही, ठीक करना, बिल्कुल सही काम करना, चाहे वो लोगों को कितना भी गलत लग रहा हो। आपने क्या करना है, हिट द नेल ऑन द राइट प्लेस। इधर उधर मारने से कुछ नहीं होगा। क्या होगा फायदा, जब आप सही पॉइंट पे निशाना मारोगे। तो सही काम करना या सही बात कहना। नेक्स्ट हमारे सामने है व्हेन पिग्स फ्लाई। क्या आपने कभी पिग्स को फ्लाई करते हुए देखा है? आप बोलेंगे ऐसी कैसी बात है, क्या आप कभी देख सकते हैं पिग्स को फ्लाई करते हुए? आप कहेंगे नो, नॉट एट ऑल। तो भाई ये काम हो जाएगा, कब हो जाएगा, व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि ना पिग्स फ्लाई करेंगे और ना आपका काम होगा, समझा? तो व्हेन समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, नहीं, व्हेन देयर इज सडन चेंज इन द वेदर, नो। When miracle happens, यार ये तो मिराकल ही होगा कि पिग्स भी फ्लाई करने लगेंगे, नहीं, इस पे मत जाना। Something that will never happen। क्या आप मेरे लिए नोट्स बना दोगे? मुझे कई लोग पूछते हैं, मैंने कहा हाँ, कब? When pigs fly, जब पिग्स फ्लाई करेंगे तब मैं आपके लिए नोट्स बना दूंगी, ठीक है? इसका मतलब मैं कभी नोट्स नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं और इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स ग्रामर के सारे मिल भी जाएंगे। तो 43 यहाँ पे खत्म होता है। 44, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है? अंगूर की लताएं। अगर मैंने कोई बात सुनी है ग्रेप वाइन के थ्रू, यानी कि ग्रेप वाइन क्या होता है, यहाँ चला,
फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, लताएं ऐसी चलती है ना, इसमें से बेल निकला, इसमें से बेल निकला, इसमें से बेल निकला, इसमें से बेल निकला, इसमें से। तो दिस इज ऑल्सो, अगर कोई बात आपने सुनी है ग्रेप वाइन के थ्रू, यानी इसने इसको कही, इसने इसको कही, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, ऐसे करके रियल सोर्स कौन है आपको पता ही नहीं चलता, ये पता नहीं कब खो जाता है, और ये चलता रहता है, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेप वाइन के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली है तो मतलब क्या हो गया, इट इज अ र्यूमर वाले सोर्स से आपने किसी चीज को पता किया। र्यूमर यानी क्या होता है, अफवाह के थ्रू आपको पता चला है, या लोगों के थ्रू, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर बातें चलती है ना, पता चल जाता है, उसको कहते हैं ग्रेप वाइन। अगले वाले पे चलेंगे, आ चिप ऑन योर शोल्डर, शोल्डर पे चिप रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ है शोल्डर पे जो आपको लगातार आप उसको लेके चल रहे हो, ठीक है, इन सबको दिख रहा है, देयर इज अ चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मतलब बर्डन है शोल्डर पे, या शोल्डर इंजर्ड हुआ है, या आप बीमार हैं, या यू आर होल्डिंग अ ग्रज। शोल्डर पे चिप रखना, शोल्डर पे ग्रज रखना, मन में किसी के लिए इल विल लेके चलना, ग्रज लेके चलना, कुछ ना कुछ बुरा किसी के लिए मन में पल रहा है, किसी ना किसी दिन वो निकल के फूट के आएगा और आप उसको मार देंगे या काट देंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे जो उसको हार्म कर सके। यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप ग्रज लेके चल रहे हो, मन में उसके लिए दुर्भावना लेके चल रहे हो, कुछ ना कुछ बुरा उसके लिए आपके दिमाग में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड चिप ऑन योर शोल्डर। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का एप्पल होना यानी आंखों का तारा होना, यानी किसी को बहुत प्यारा होना, ये हमने इडियम्स में पढ़ा था हिंदी में, द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिशेस द मोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा लव किया जाता है, चेरिश किया जाता है, प्यार किया जाता है, वो किसी की आंखों का तारा बन जाता है। लाइक पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे क्या होते हैं, एप्पल ऑफ देयर आईज होते हैं। अब चलेंगे 46 हो गया, 47 पे मैं बता दूं टोटल 80 करने वाले हैं, 50 पे मैं आपके मार्क्स जरूर पूछूंगी और 50 पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस भी करेंगे। आइए, बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके पास है बॉल, इसका मतलब क्या होता है, नाउ द डिसीजन इन योर हैंड, अब आप चाहो जो आप डिसीजन ले सकते हो, मेक द राइट डिसीजन, the judgment in your court, you should catch the ball, it is up to you to decide something, now it is up to you, आपको अच्छा लगे आप आइए, आपको अच्छा लगे आप नहीं आइए, it is the ball is in your court, it is up to you, इसका मतलब होता है आपके ऊपर है डिसाइड करना क्या आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे 48 पे, ये रहा लास्ट स्ट्रॉ। देखो गाइस, लास्ट स्ट्रॉ क्या होता है, आपके पास ना 100 प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, 100 प्रॉब्लम्स में से आपने 99 तो कर ली, अब आपके पास कितनी प्रॉब्लम बची है, सिर्फ एक प्रॉब्लम बची है, लेकिन ये एक जो प्रॉब्लम बची है ना, वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन आप 1 से 99 करते करते इतना ज्यादा आप टायर्ड हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, थक गए हैं, ब्रोकन हो गए हैं कि अब ये 100 जो कि बहुत आसान है इसको अब आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या बन गया है, अनबेयरेबल प्रॉब्लम बन गया, आखिरी पर अनबेयरेबल प्रॉब्लम, तो इसको क्या बोलते हैं, लास्ट प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट बिकम्स अनबेयरेबल। यहां पे लिखा हुआ नहीं है लास्ट बट अनबेयरेबल प्रॉब्लम, जिसको जो आप सहन ना कर सको, मतलब आपने 99 तो कर ली लेकिन आप 100th पे आते आते क्या हो गए, ढेर हो गए, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए, इसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। तो राइट आंसर हमारा ये होगा फर्स्ट वन। अब चलते हैं 49 पे, 49 है बैक टू स्क्वायर वन, ये था स्क्वायर क्या होता है, चारों तरफ से बराबर होता है, ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या है, जहां से शुरू किया था वहीं पे घूम घाम के वापस आ जाना, लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है, बैक टू द पवेलियन भी बोला जाता है इसको, बैक टू स्क्वायर वन, टू गो बैक टू द बिगिनिंग, एग्जैक्टली जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाना, गोइंग फॉरवर्ड आगे जाना, होल्डिंग अ ग्रज नहीं, इसका मतलब होता है चिप ऑन द शोल्डर, टू गो बैक टू अ स्क्वायर नहीं, राइट आंसर होगा 1, टू गो बैक टू द बिगिनिंग फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड, जहां से आपने शुरू किया था। अब आता है बर्स्ट योर बबल, देखो नया है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, 50 नंबर इज न्यू फॉर यू। टू ब्लो अवे द बलून्स को ब्लो अवे कर देना, टू रूइन समवन्स हैप्पीनेस, किसी के हैप्पीनेस को रूइन कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, खराब कर देना, खत्म कर देना, गिव अप यानी सरेंडर कर देना, त्याग देना, टू टॉक विद समवन, किसी से बातें करना। देखिए बर्स्ट योर बबल क्या है, किसी की
लाइफ अच्छी खासी चल रही है एकदम, आपने कोई आके अचानक ऐसा आइडिया दे दिया, अब उसने आपके आइडिया को अगर फॉलो कर लिया तो क्या हो जाएगा, उसकी अच्छी खासी लाइफ की बैंड बजा देंगे आप, उसकी लाइफ को क्या कर देंगे, रुइन कर देंगे, किसी ऐसे स्टेज पे ले आएंगे जहां पे चीजें खराब हो जाएं। तो रुइन हैप्पीनेस, किसी की हैप्पीनेस को तबाह कर देना, इट इज कॉल्ड बर्स्ट योर बबल। तो यहाँ पे हमने पूरे 50 क्वेश्चंस कर लिए गाइस, 80 हम लोग लेके चलने वाले हैं आज, क्योंकि 16, 17, 18 में हमारे 80 इडियम्स आए हैं 3 सालों में। हर बार बहुत सारे पेपर्स होते हैं, इसके पहले के इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं होता था, ऑफलाइन होता था, एग्जैक्टली नहीं मिल पाते हैं वहां पे क्वेश्चन, तो हमने उनको नहीं लिया है। 50 क्वेश्चंस ले लिए हैं हमने। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, वो बात ये है कि जो 50 क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है गाइस। जैसे कि ये देखो, नंबर 50 पे पहला ऐसा इडियम आया है जो आज तक आपने नहीं करा होगा, बाकी पूरा रिपीटेड है। और रिपीटेड है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए जो इडियम्स मैंने करवाए CHSL के लिए, जो इडियम्स मैंने करवाए CPO के लिए, जो इडियम्स मैंने करवाए मेंस के लिए, इन सब के प्रीवियस ईयर भी करवा चुकी हूँ। वही प्रीवियस ईयर वाले सेशंस अगर आपने देख लिए तो आपका ये टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि 10 में से 50 में से अगर एक नया आ रहा है इसका मतलब ये है कि बाकी सब पुराने ही आ रहे हैं। तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे अपने एग्जाम में अगर आपने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगर आप अभी आए हैं तो प्लीज कंटिन्यू, सो दैट कि नेक्स्ट 30 तो आप बहुत अच्छे से कर पाए, है ना। नेक्स्ट 30 तो आप एक भी मिस ना कर पाए, आप अपने आप को चेक भी करें कि आपको 30 में से कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। अगर सेशन अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा गाइस। आओ, स्मेल आ रैट, अगर आपने रैट को स्मेल कर लिया यानी चूहा मरा हुआ, ये नहीं पहचानना है। स्मेल आ रैट का मतलब होता है कोई आपके लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है और आपको उसका पहले से ही एहसास हो गया, हैपन होने से पहले उसका एहसास हो गया, उसको बोलते हैं हैव नो डाउट्स। ये तो गलत हो गया, डाउट तो होता है। फील दैट देयर इज अ लॉस इज बिजनेस, बिजनेस में लॉस हो रहा है। थिंक दैट देयर इज अ डेड एनिमल, हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज को सस्पेक्ट करने का रीजन मिल जाना, है ना। कुछ किसी चीज के बारे में आपके अंदर सस्पेक्ट हो जाना, डाउटफुल हो जाना, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा, उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। नेक्स्ट चलते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या, एक्चुअली में आप जाके जमीन और आसमान को मिलाने की कोशिश करते नहीं, आप क्या करते हैं, हर पॉसिबल वे को ट्राई कर लेते हैं, एवरी एवेन्यू को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आया था ना पहले, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, उसी का एक और नया सेम मीडियम है, मेक हेवन और अर्थ, मतलब मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, हर चीज ट्राई करके देख लेना, चाहे कुछ भी हो आपको इसको करना ही है। नेक्स्ट हमारा इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब एकदम लास्ट, एट द 11th आवर, इसका एक और इडियम होता है। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट पे याद आ रहा है, 11th आवर में याद आ रहा है कि अब आपका काम बचा है, तो आप कैसे करोगे, दैट इज द सेम हियर, इन द निक ऑफ टाइम एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नया लीफ है, एक बिल्कुल नई नई पत्ती आई है, आप बिल्कुल उस पे ही अब काम कर रहे हो, बाकी आपने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मतलब बहुत सारे लीफ है लेकिन जो नई आपको दिख रही है आप उस पे काम कर रहे हो, यानी कि या तो नए तरीके से अपने काम को करना शुरू कर देना, या फिर नए बिजनेस में स्टार्ट कर देना, या फिर आपकी अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर देना, नया करना, इसको बोला जाता है टू चेंज योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को बदल देना इन पॉजिटिव वे, और अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करना, फेमस बन जाना, नई चीजें खरीदना या दूसरों की प्रॉब्लम को समझना, ये नहीं होगा, है ना। नई लाइफ में एंटर करना, नए बिजनेस को शुरू करना, नए तरीके से अपने एस्पेक्ट को देखना, या अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना, या अपने आप में नया बदलाव लाना, वो सब कुछ होगा। तो यहाँ पे बिहेवियर के लिए ये इसका राइट आंसर होगा 54A। 55 पे अब हम लोग चलेंगे। वंस इन अ ब्लू मून, मैंने कहा था ये तो बहुत बार आने वाला है, वंस इन अ ब्लू मून सबसे पहला ही था ये, जो ना के बराबर। ब्लू मून कितने बार आता है साल में, हर रोज तो हमें ब्लू नहीं दिखता, मून व्हाइट दिखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ब्लू मून आएगा तब हम मिलेंगे, यानी कि बहुत कम ना के बराबर हम मिलने वाले हैं। 55 यहाँ पे खत्म होता है। 56, वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग, ऑफ लिखा हुआ है, किसी चीज से अपने हाथ निकाल लेना,
ठीक है, समय रहते ही मैं तो पीछे हट गई, यानी कि मैंने क्या कर लिया, अपने आप को उन चीजों से मुक्त कर लिया जो मुझे बाद में परेशान कर सकती थी। तो क्लियर ऑल डाउट्स, नहीं। क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्शन, नहीं। रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, नहीं ये मैंने नहीं किया है, मैं तो पीछे हट गई है ना, मैंने तो नहीं किया है इसको। तो कौन बचेगा, जो वहां पे कोई स्केपगोट आएगा और वो फंस जाएगा, है ना। तो हम तो क्या करें, हमने अपने हैंड्स ऑफ कर लिए, यानी कि पीछे हट गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना किसी काम के लिए। नेक्स्ट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, आ चुका है कोल्ड शोल्डर दिखाना, यानी कि किसी को जरूरत के समय छोड़ देना, यानी किसी को हेल्प करने से मना कर देना, यानी किसी को डिसीव कर लेना, यानी किसी को बीच रास्ते में मझदार में छोड़ के आप आगे निकल लिए। डिच करना होता है इसका मतलब, डिसऑनेस्ट हो जाना, या फिर किसी को परेशान कर देना, परेशानी में छोड़ देना, या किसी को धोखा दे देना, डिसीव कर देना, चीट कर लेना, फ्रॉड कर लेना, ये होगा इसका मीनिंग। आइए, मेक समवन कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, नहीं। डेलिबरेटली इग्नोर समवन, किसी को जानबूझ के इग्नोर करना, समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप वो नहीं कर रहे हैं जो उसके साथ आपको अच्छा करना चाहिए। डिसऑनेस्ट होना। 58, सेल क्लोज टू द विंड, विंड के सेल मतलब कौन सा है, रिवर वाला सेल है ना, नदी हवा के स्पीड से चलाना, सेल करना, इसका मतलब ये हो गया। डू समथिंग दैट इज डेंजरस और इवन इनलीगल, डेंजरस भी है और इलीगल भी है। वैसे हवा की स्पीड को आप पेस नहीं कर सकते, तो डेंजरस हो गया। अगर आप क्या कर रहे हो, हवा से अपना कंपैरिजन कर रहे हो, उस स्पीड में काम कर रहे हो, तो आप डेंजरस काम कर रहे हो, और वो काम कैसा होता है, इलीगल भी होता है। उसके लिए भी हम क्लोज टू विंड का यूज करते हैं। तो इलीगल काम और डेंजरस काम करना, स्मगल करना, ऐसी वाली जो चीजें होती है सब क्या होती है, सेल टू द विंड होता है। नेक्स्ट, ट्विस्ट समवन्स आर्म, किसी का हाथ मोड़ देना, ये नया हो सकता है। 59, किसी का हाथ मोड़ देना, इसका मतलब क्या, आप कोई बंदा काम कर रहा था, आपने उसका हाथ ही मोड़ दिया, अब वो काम कैसे करेगा, नहीं करेगा, तो अब वो मतलब अब आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो अब वो करेगा जो आप उसको कहोगे। मतलब इस तरीके से आपने उसको सिचुएशन दे दी, उसको इस तरीके के सिचुएशन में डाल दिया कि अब वो वही करेगा जो आपने कहा है, रिफ्यूज नहीं कर पाएगा, मना नहीं कर पाएगा। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, ऐसे उसको सिचुएशन में, परिस्थिति में डाल देना कि वो आपको मना कर ही ना पाए, ये होगा इसका। इसके ध्यान रखना, इसके जो सारे इडियम, सारे ऑप्शंस होंगे वो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग ध्यान रखना है। किसी को ऐसी परिस्थिति में डाल देना कि वो आपको ना कह सके, राइट। अगला क्वेश्चन 59 हो गया हमारा। 60, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स पे चले जाना, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधे पॉइंट पे आ जाना, कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे आ जाना, बिना इधर उधर की बातें किए हुए। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स या बेसिक थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करना। 61, हार्ड नट टू क्रैक, क्या होता है हार्ड नट टू क्रैक, यानी डिफिकल्ट, समथिंग डिफिकल्ट। हार्ड नट है, सबसे क्रैक नहीं होगा, इट इज अ हार्ड नट, यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम, अ फ्यूचर्स नहीं, टफ चैलेंज, ये ना डिफिकल्ट है ना। बीटिंग द हेड, हवा को बीट करना, हवा को हरा देना, कर सकते हैं क्या हम ऐसे, अभी हमने बात की थी इसमें, टू सेल टू द स्पीड ऑफ विंड, है ना, वही वाला है। यूजलेस टास्क करना, या फ्रूटफुल बोला गया है ना, तो ये तो नहीं होगा, फ्रूटलेस होता तो ये भी हो सकता। यूजलेस, जो काम मतलब एक ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला, आप हरा को नहीं हरा सकते, तो आप ऐसी सिचुएशन में जा ही क्यों रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप ऐसा कर सकते हो, चाह के भी इम्पॉसिबल टास्क करने की कोशिश करना, वो होगा इसका मीनिंग। ऑन हर लास्ट लेग्स, डोंट गिव हिम एनी ट्रबल, ही इज इन हिज लास्ट लेग्स, उसको कोई परेशानी मत दो, उसकी कभी भी डेथ हो सकती है, वो बहुत परेशान है ऑलरेडी, उसे परेशान मत करो। कब्र में पैर लटकना, ऐसे हिंदी में बोला जाता है, इसी का अदर, ऑन हर लास्ट लेग्स, यानी कि नियर टू डेथ। 64, आ पीस ऑफ माइंड, मुझे अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मेरे को जो परेशान कर रहा है मैं उसको मतलब डांट के, फटकार के, जैसे मुझे उसको शांत करना है करूंगी, लेकिन मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो क्लियर करना, स्कोल्ड करके क्लियर करना, फॉरगिव करके नहीं, इंसल्ट करके नहीं, डांट के उसको उसकी बात के लिए डांट देना, क्योंकि मुझे शांति चाहिए।
नेक्स्ट, डेड सेट अगेंस्ट द आइडिया, यू आर डेड सेट अगेंस्ट द आइडिया, मतलब आप आइडिया के अगेंस्ट डेड सेट है, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग कहते हैं ना, इस काम को करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज डेड सेट अगेंस्ट द आइडिया, यानी डिसअप्रूव्ड, कंप्लीटली डिसअप्रूव करना, किसी को स्ट्रांगली डिसअप्रूव करना, बिल्कुल मानने की गुंजाइश ही ना हो जहां पे, दैट इज कॉल्ड डिसअप्रूवल। 65 यहाँ पे खत्म होता है, 66 पे हम आते हैं। अंडर द वेदर, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला इडियम है ये, अंडर द वेदर। अगर आप हैं तो आप कैसे हैं, यू आर इन लो स्पिरिट्स, आप लो स्पिरिट्स में हैं, यानी कि आप में आज क्या है, एनर्जी नहीं है। यू आर नॉट इन पिंक, आप नॉट इन पिंक हैं, इसका मतलब क्या है, आप आज वेल नहीं है। नॉट वेल होना, सिक होना, तबीयत खराब होना, तबीयत नासाज होना, थोड़ा वीक महसूस करना, फीवर फील करना, है ना, उसको बोलते हैं। बैड वेदर नहीं, टू हॉट नहीं, बीइंग सिक, रेनी वेदर नहीं, राइट, क्लियर। अगर ये और ये सब आते हैं एग्जाम में, लो स्पिरिट्स भी आ जाता है, पिंक, इन पिंक या नॉट इन पिंक भी आ जाता है, दोनों हो जाता है। नॉट वेल, नॉट इन पिंक, इन लो स्पिरिट, बीइंग सिक या बीमार होना, अंडर द वेदर। 66 यहाँ पे खत्म होता है, 67 पे हम आ गए। ब्रेक द आइस, हु विल ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है, कौन चुप्पी तोड़ेगा, स्टार्ट कौन करेगा, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना, चीजों को फिर से कंफर्टेबल बनाना। यहाँ पे स्टार्ट द कन्वर्सेशन नहीं लिखा हुआ है, वो भी हो सकता है इसके ऑप्शन में, पर यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को कंफर्टेबल करना, यानी किसी को आराम, ताकि वो अपनी बात को रख सके, इस तरीके की सिचुएशन ही माहौल बना देना, स्टार्ट कर देना कॉन्वर्जेशन को, ये होगा इसका राइट आंसर। अगले वाले पे चलेंगे 68 पर। बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, टीथ के स्किन जितना ही गैप था, टीथ में कितना स्किन होता है, एकदम बिल्कुल टीथ से ही तो लगा होता है, यानी कि बाय द क्लोज शेव। क्लोज शेव सुना है आप लोगों ने, क्लोज शेव भी आता है एसएससी में बहुत बार, क्लोज शेव और बाय द स्किन ऑफ टीथ, नैरो एस्केप बोलते हैं इसको, नैरो एस्केप, यानी क्या होता है, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना हिंदी में होता है बाल बाल, बस बाल जितना ही गैप रह गया था, वरना आज तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, बाल बाल बची हूं मैं एक्सीडेंट से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बहुत थोड़े से गैप से बच पाना, हैविंग अ नैरो एस्केप, हैविंग अ क्लोज शेप, बाल बाल बचना, यानी कि समस्या से बहुत करीब जाके वापस बच पाना, उसको बोलते हैं, राइट। तो बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट आया था, पहले भी आ गया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब क्या होता है, इतनी बड़ी स्टोरी क्रक्स कर दिया, प्रेसी बना दी, मेन पॉइंट्स निकाल दिया। आ गया ना मेंस में प्रेसी, तो मेन पॉइंट्स को निकाल लेना, उसको बोलते हैं टू कुक अप अ स्टोरी, मेक अ स्क्यूज। इन दोनों का मतलब क्या होता है, कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत, जो अनरियल है, जो एक्सक्यूज है। टू टेल अ लॉन्ग स्टोरी नहीं, टू टेल समथिंग ब्रीफली, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे 69, 70। अब हम बस 10 और हैं, फिर हमारे ये स्टेनो वाले सारे खत्म हो जाएंगे। 2018 आ चुका है, देखा नहीं हालांकि मैंने कब आया, पर आ चुका है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को टुगेदर, मतलब कि आप बिल्कुल टूट चुके हैं, शैटर्ड हो गए हैं, एकदम रुइंड फील कर रहे हैं, ब्रोकन फील कर रहे हैं, बट आगे के काम को करने के लिए आपने अपने आप को क्या किया, टुगेदर किया, पूरा इकट्ठा किया, यानी कि काम हो जाना, यानी कंपोजर लेके चलना, यानी शांत हो जाना, फिर से अपने आप को शांत करना, फिर से अपने आप को एनर्जी लगाना, रेजुवेनेट करना, ताकि कि आप आगे काम कर सको। तो काम डाउन होना, कंपोजर लाना, शांत होना, ये सब हो जाएगा इसका आंसर। अगले वाले में चलेंगे, ये रहा सी आई टू आई। अगर मैं किसी से आंख में आंख मिला रही हूँ तो उसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और मैं अग्री करती हूँ उससे, मैं उससे सहमत हूँ। अगर हम सहमत नहीं होते तो हम आंख में आंख नहीं मिला पाते। अग्री विद ईच अदर। नेक्स्ट पे चलेंगे, अ पीस ऑफ केक। कोई चीज अगर पीस ऑफ केक है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है, वेरी इजी, बहुत इजी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, वेरी इजी, पीस ऑफ केक याद रहता है। कई इडियम्स ऐसे हो गए जो बहुत ज्यादा याद रहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं, ये उनमें से एक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, लर्न द रोप्स। लर्न द रोप्स का मतलब क्या होता है, किसी भी काम की बेसिक्स को सीख लेना, किसी भी
काम को करने के तरीकों को सीख लेना लर्न द रोप्स होता है। लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब, किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी प्रॉपर, किसी भी स्पेसिफिक काम को सीख लेना, उसको बोलते हैं लर्न टू डू स्पेसिफिक जॉब। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, बताइए थर्ड टाइम अभी आ चुका है ये। वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है? जब मून ब्लू होगा तब हम मिलेंगे। मून ब्लू कब होगा? वंस, कभी, एक आध बार कभी ऐसा हो गया कि क्लाउड्स ही क्लाउड्स हो गए तो मून अचानक से ब्लू दिख जाए बाय चांस, तब मैं मिलूंगी तुमसे। यानी कब मिलूंगी? नेवर, क्वाइट फ्रिक्वेंटली नहीं, इमीडिएटली नहीं, वेरी रेयरली, ना के बराबर चांसेस है वैसे तो, पर चांसेस हैं इसलिए नेवर नहीं होगा। अगले वाले में चलेंगे, ये रहा द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मतलब इस दुनिया में भी खुश है, इस दुनिया में भी खुश है, इस प्रॉब्लम में भी इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ भी उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब हर जगह अच्छा होना, सब जगह अच्छा होना, एंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर, या फिर एंजॉइंग एवरी सिचुएशन हैप्पीली, बहुत अच्छे से हर सिचुएशन को एंजॉय करना, हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही मिलना, ये नहीं कि हर सिचुएशन में खुश रहना, हर जगह पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना, यानी कि बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। नेक्स्ट, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। ड्रॉप कैसे गिरती? तुरंत गिर गई है ना, तो अगर आपने ड्रॉप ऑफ द हैट में कर लिया यानी क्विकली कोई काम को कर लिया, इमीडिएटली कर लिया। डू समथिंग विदाउट वेयरिंग अ हैट, बिना हैट पहने कुछ कर लेना। डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, पहले से कुछ प्लान नहीं था लेकिन अचानक से उसको कर लिया। या फिर डू समथिंग दैट रिक्वायर्स ग्रेट प्लानिंग, या डू समथिंग वेयरिंग अ हैट, ये नहीं होगा। वैसे तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है? इमीडिएटली, तुरंत कोई काम कैसे कर लिया? तुरंत कर लिया, पर इमीडिएटली इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे? इसको लगाएंगे, बिना किसी प्लान के अचानक से कोई काम को कर लेना, सडनली अचानक से कर लेना। नेक्स्ट चलेंगे, 76 हो गया, लास्ट 4 हमारे पास है गाइस, ये रहा 77 आपके सामने। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जितना हमने नमक लेना होता है खाने में उतना ही किसी व्यक्ति को लेना, यानी कि उस पर उतना ही भरोसा करना, पूरा भरोसा नहीं करें, थोड़ा ही भरोसा करना उस पर्सन पे। नॉट बिलीव कंप्लीटली वॉट यू आर टोल्ड, नहीं। नॉट ईट समथिंग, कंप्लीटली डिसबिलीव, इमीडिएटली एक्सेप्ट समथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आइए अब हम इन 4 ऑप्शंस में से देखेंगे। कंप्लीटली डिसबिलीव, या तो पूरा कंप्लीट करना, ये देखो नॉट बिलीव कंप्लीटली, पूरा विश्वास नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा ही विश्वास करना। आपको जो भी कहा गया उस पर हूबहू विश्वास नहीं कर लिया, आंख बंद करके मान लिया, नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसको टेकिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहे हो, यानी थोड़ा सा ही भरोसा कर रहे हो, पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री को बार्क करना। आप चल तो रहे हो, रास्ता बहुत कठिन है, सफलता बहुत सामने है, लेकिन आप सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, जो रास्ता आपने फॉलो किया है, वो रास्ता सफलता को जाता ही नहीं है, वो रास्ता तो आगे जाके ब्लॉक हो जाता है, समझे? तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री यानी गलत तरीके से सफलता के लिए बढ़ना, या अनेबल टू गेस द राइट ट्री, नहीं, चेजिंग द फॉल्स ट्रेल, फॉल्स ट्रेल पे बढ़ना। मिसअंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, नहीं, ये होगा। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये नहीं समझ में आ रही, ये होगा। तो मतलब क्या है, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत रीजंस को चुन लेना, सफलता के लिए गलत तरीकों को चुन लेना। क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन, चेजिंग अ फॉल्स ट्रेल, ठीक है। चलिए 78 हो गया, 79 पे चलेंगे। 80 क्वेश्चन थे, 79 पे आ गए हैं, और अब आ गया है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्या होती है? जब सारे लोग सो रहे हैं तब आप काम कर रहे हो। लेट नाइट जो स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे तक चलती है, जब सब लोग सो के उठ चुके होते हैं या अपना काम स्टार्ट करने वाले होंगे, तब आपका काम खत्म हो जाएगा। तो भूतों के समय काम करना एक्चुअली ये बोलते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला जाता है। द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन एंड्स फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, समझ गए? लेट नाइट शुरू हो गए, 8 बजे सुबह सुबह खत्म हो जाना, जो ये बीपीओज वाले करते हैं ना नाइट शिफ्ट को काम, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। और इसी के साथ 79 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए और हम आ गए हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, दैट इज 8 फरवरी 2019 शिफ्ट 2, जो लास्ट एग्जाम हुआ था स्टेनो का, उसका क्वेश्चन है हमारे सामने। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हॉर्स के मुंह से लेकर आया हूं मैं सीधे, समझ में आया? यानी कि प्रॉब्लम का सोर्स जो है ना, ठीक वहीं से, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है, कोई भी रूमर नहीं है,
उसी व्यक्ति से, जो कंसर्न्ड पर्सन है, उसी से आपने अपना निकलवा लिया अच्छी सही बात, मतलब कुछ भी उसको हेर फेर करके घुमा के उससे निकलवा ली बात। तो एकदम मेन सोर्स से बात इकट्ठा करके ले आना उसको। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज इंस्टेड ऑफ गेटिंग र्यूमर्ड। र्यूमर में ना बढ़ते हुए सीधे सीधे सही पर्सन से इंफॉर्मेशन ले लेना, हॉर्स के मुंह में से निकाल के ले आना। समझ गए? तो गाइस यहाँ पे आज के 80 क्वेश्चन यानी कि स्टेनो के जितने भी हमारे ये इडियम्स एंड फ्रेजेस थे वो आज हमने पूरे कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप स्टेनो के लिए एग्जाम रेडी तो हो ही जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो ये देख लीजिए। इसके अलावा मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी CHSL, CPO और मेंस के इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने करवाए, क्योंकि आसपास के बहुत ज़्यादा आते हैं, उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। और अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो, सफलता आपको मिली हो, क्योंकि बहुत सारे इडियम्स आपने करे हैं, तो ज़रूर से सेशन को लाइक कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो ये चैनल इंडिया स्टडीज़ जो है वो क्या है, इंडिया स्टडीज़ इज़ इंग्लिश पनाशिया। अगर आप आ गए हैं इंडिया स्टडीज़ पे तो इंग्लिश से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम जो हो जाएगी हमेशा के लिए सॉल्व। जल्दी से सॉल्व करिए अपनी प्रॉब्लम को, सब्सक्राइब कर दीजिए और इतने वीडियोस आप देखेंगे और आप खुश होते रहेंगे हर वीडियो को देख के। तो खुश होने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे, मिलेंगे एक और खास सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट फॉर नाउ।